Hello everyone. Once again welcome to online video lectures in Material Science and Engineering सब्जेक्ट। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और वैसा कौन कौन सा पॉइंट याद रखें जिससे कि मेरा यूनिट नंबर 2 डेट इज फेरस मेटल और यूनिट नंबर 3 नॉन फेरस मेटल से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं पॉसिबिलिटी उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे। ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर्स में यूनिट नंबर 1 डेट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे हम लोग बात किए थे कि ये पॉइंट्स आप याद रखिए। अगर इतना आप याद रखते हो तो इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपको आसानी वे में क्या होगा सॉल्व होगा। मतलब पिछला वीडियो लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो उससे कंफर्म रहिए कि आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम से कम आएंगे बाबू। आज की वीडियो लेक्चर आप देखिएगा तो उसमें कम से कम तो 5 से 7 क्वेश्चन जरूर इससे आएंगे। तो टोटल अप्रॉक्सिमेटली अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 10 क्वेश्चन आपको इसी 2 वीडियो लेक्चर से आपको मिल जाएंगे बाबू। बाकी 10 के लिए अभी यूनिट नंबर 4 बाकी रहेगा, यूनिट नंबर 5 बाकी रहेगा, उसको भी हम लोग क्या करेंगे देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़िया से समझते हैं क्या क्या याद रखना होगा। हम केवल वही शॉर्ट में ही बात करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। बाकी डिटेल के लिए ऑलरेडी लेक्चर्स प्रोवाइडेड है बाबू, तो वहाँ से आप लोग देख भी लेंगे और डिटेल्ड वे में आप पढ़ भी लेंगे। केवल ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि कम से कम शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आसानी वे में का ऑब्जेक्टिव जो है वो सॉल्व हो सके और जो बच्चा कुछ कमी अगर रह गया तो उसको क्या करे पूरा कर सके जितना जल्द से जल्द। तो चलिए स्टार्ट करते तो इसका मतलब कि आज जो लेक्चर नंबर होगा कितना होगा वो सेकंड होगा। ऑलरेडी फर्स्ट सीरीज जो है वो ऑलरेडी हम लोग करा चुके हैं, तो लेक्चर नंबर कितना होगा वो सेकंड है। किसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, किसका वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि आज किस पे है फेरस और नॉन फेरस मेटल यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो यूनिट नंबर 2 है डेट इज क्या बाबू कि आप बोल सकते हैं फेरस मेटल। तो सबसे पहले हम देखें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनेगा तो आयरन कार्बन फेज डायग्राम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा। और ये मान लेना कि इस आयरन कार्बन फेज डायग्राम से कम तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आएगा वो कितना आएगा 2 ऑब्जेक्टिव आएगा। पहला बात कि कितना ऑब्जेक्टिव इससे आएगा 2 क्वेश्चंस आपको इसी डायग्राम से आने वाले हैं। वो क्या आएगा ये भी हम बात कर ले रहे हैं बाबू, तो इसलिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कारण में सबसे पहले 3 पॉइंट हम बात किए थे बाबू। अगर आप ध्यान से देखिए तो एक हम बात किए थे यूटेक्टिक पॉइंट। किसका बात किए थे बाबू यूटेक्टिक पॉइंट, याद करिए सब कुछ पढ़ाया हुआ है यूटेक्टिक पॉइंट। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो हम क्या बात किए थे बाबू यूटेक्टॉइड पॉइंट। क्या बात किए थे यूटेक्टॉइड पॉइंट। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या बात कहते हैं पेरीटेक्टिक पॉइंट। हम क्या बात कहते हैं बाबू पेरीटेक्टिक पॉइंट। किसका बात कहते हैं पेरीटेक्टिक पॉइंट का बात किए थे। अब देखिए कि आपको ये याद रखना है कि यूटेक्टिक पॉइंट कितना टेम्परेचर पे होता है, यूटेक्टॉइड पॉइंट कितना टेम्परेचर पे होता है और पेरीटेक्टिक पॉइंट कितना टेम्परेचर पे होता है, तो ऑलरेडी याद रखना है। तो यहाँ देखिए जो 1150 है तो हम लिख पाएंगे 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना लिखाएंगे 1147। ये इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं। EI का मतलब क्या यूटेक्टिक। तो याद रखना है कि यूटेक्टिक रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसे आएगा क्वेश्चन यूटेक्टिक रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। एकदम याद कर जो घोट जाओ। उसके बाद यहाँ देखिए कि ये हम लिखवाए थे 727 डिग्री सेंटीग्रेड, 727 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कौन सा पॉइंट था यूटेक्टॉइड पॉइंट डेट इज ईओ। क्या था बाबू ईओ। नेक्स्ट है बाबू यहाँ पे देखिए कि ये क्या था जल्दी बताए 1493 था ना। हाँ 1493। इस पॉइंट को जो 493 डिग्री सेंटीग्रेड इस पे क्या था बाबू अगर हम बात करें 1493 पे तो ये क्या था पेरीटेक्टिक पॉइंट PI। क्या था वो पेरीटेक्टिक पॉइंट PI। कितना याद रहेगा बाबू। अच्छा ये रीजन क्या वो गामा है मतलब क्या ऑस्टेनाइट। इसको क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो FCC होता है। क्या होता है बाबू FCC होता है। दूसरी बात इसमें जो ये आगे तो याद रखना है कि यूटेक्टिक पॉइंट यूटेक्टॉइड पॉइंट पेरीटेक्टिक पॉइंट कहाँ कहाँ है, ये कहाँ किस टेम्परेचर पर रिएक्शंस होगा, इतना समझ में आ रहा। दूसरा देखिए कि आप 3 तरीके का आयरन पढ़ाएं। एक पढ़ाएं अल्फा आयरन, ध्यान से समझिए बाबू क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है अल्फा आयरन, गामा आयरन और एक क्या क्या पढ़ाएंगे बाबू डेल्टा आयरन। अल्फा आयरन कितना से कितना के बीच में होता है बाबू, कितना से कितना होता है तो आपको हम बताए थे कि जो अल्फा आयरन 910 तक, कितना बाबू 910 रूम टेम्परेचर से लेकर 910 तक क्या अल्फा आयरन है बाबू। उसके बाद 910 से
910 से ये जो 1410 है बाबू, या बोल सकते हैं 910 से जो 1493, तो क्या होता है बाबू, ये वाला रीजन क्या है, गामा है। और उसका डेल्टा कितना था बाबू, 1439 बताए थे ना। हाँ, ये 1410 से 1535 या 1539 बोल सकते हैं। ये कौन सा आयरन है, डेल्टा आयरन। तो कॉपी में देख लीजिएगा कि अल्फा आयरन, गामा आयरन और डेल्टा आयरन। अल्फा आयरन का स्ट्रक्चर क्या होता है, जल्दी बताओ। अल्फा आयरन का स्ट्रक्चर क्या पढ़ाए थे, बीसीसी पढ़ाए थे। गामा का क्या था, एफसीसी था। और डेल्टा का क्या था, फिर से क्या हो गया था, बीसीसी हो गया था। तो मतलब क्या कि ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं बाबू। तो जो ऑलरेडी पहले बोल चुके हैं वो केवल उसको हम क्या करें, रिकॉल कर दे रहे हैं। तो ये देखिए ना कि डेल्टा फेराइट बीसीसी, ऑस्टेनाइट एफसीसी, और ये क्या है, बीसीसी कौन, वो अल्फा आयरन जिसको फेराइट कहते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए ये Fe3C क्या है, ये सीमेंटाइट है। ये क्या बाबू, Fe3C सीमेंटाइट कितना परसेंट कार्बन, 6.67% मैक्सिमम कार्बन होता है। उसका कास्ट टन कितना, 2 से इधर। तो ये सब जो आयरन कंटेंट पढ़ाए ऑलरेडी पढ़ा चुके, इस पर फोकस अब करना है। यही बात हम यहाँ पे देखिए क्या लिखे हुए यहाँ पे बाबू, कि यहाँ देखिए नेक्स्ट आप समझिए बात को, हम एक एक बात कर रहे हैं। जो अभी हम बात बोले थे क्या, कि 3 रिएक्शन, ये क्या होता है, यूटेक्टिक रिएक्शन, कितना डिग्री पे बाबू, 1147 याद रख सकते हैं, कितना, 1147 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखिए, केवल टेम्परेचर याद रखिए। यूटेक्टिव पे क्या होता है, जरा देखिए यूटेक्टिव पे क्या होता है कि एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड है कि इसमें 2 सॉलिड में कन्वर्ट होता है, एक गामा ऑस्टेनाइट और एक क्या होता है, सीमेंटाइट। और एक गामा ऑस्टेनाइट प्लस Fe3 क्या होता है, लीडाबुराइट कहते हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद रखिएगा कि लीडाबुराइट किसको कहते हैं बाबू, ऑस्टेनाइट, गामा ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट को लीडाबुराइट कहते हैं। दूसरा बाबू देखिए क्या है, लीडाबुराइट ये लिखा हुआ क्या कि मिक्सचर ऑफ ऑस्टेनाइट और क्या सीमेंटाइट को क्या कहते हैं, लीडाबुराइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते रहता है ऑब्जेक्टिव में कि लीडाबुराइट इज एन मिक्सचर ऑफ ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट। सेकंड क्या है, यूटेक्टोइड रिएक्शन। यूटेक्टोइड रिएक्शन बताया था कितना, 727 डिग्री सेंटीग्रेड, 725 लिखा लेकिन आप 727। यहाँ कहते हैं गामा ऑस्टेनाइट, एक सॉलिड 2 सॉलिड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। डेट इज एक अल्फा आयरन और एक क्या, सीमेंटाइट। तो अल्फा आयरन प्लस सीमेंटाइट क्या कहते हैं, परलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, परलाइट। तो लीडाबुराइट और परलाइट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है बाबू। तो परलाइट क्या, अल्फा फेराइट, और क्या वो सीमेंटाइट का मिक्सचर है। लीडाबुराइट क्या, ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर है। तो जितना बात अभी बोले इसको एकदम याद कर देना, घोट जाना है बाबू। नेक्स्ट क्या है कि एक क्या, पेरिटेक्टिक रिएक्शन क्या था, लिक्विड प्लस क्या था, डेल्टा आयरन कन्वर्ट होता है। इसमें कितना पे, 1493 डिग्री से पे पेरिटेक्टिक रिएक्शन होता है, इसको याद रखना है। तो यूटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टोइड, पेरिटेक्टिक, ये सब याद रखना है। लीडाबुराइट क्या होता है, परलाइट क्या होता है, अल्फा आयरन, गामा आयरन, डेल्टा आयरन का कितना कितना टेम्परेचर के बीच में लाई करता है। हम बात करते हैं बीसीसी, एफसीसी किसका क्या स्ट्रक्चर होता है, याद रखना है। सीमेंटाइट क्या है बाबू, Fe3, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Fe3C होता है, Fe3C होता है, याद रखना है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी कितना परसेंट मैक्सिमम कार्बन इसमें होता है, 6.67% मैक्सिमम कार्बन का सॉलिडिटी होता है। सबसे हार्डेस्ट होता है सीमेंटाइट। इतना बात याद रखोगे, इतना बात याद रखोगे। चलिए अब देख लेते हैं आगे। अब क्या है कि एक पढ़ा तो होमियो-रॉदरी रूल। होमियो-रॉदरी रूल याद करिए कि क्या होमियो-रॉदरी रूल क्या कहता है, एटॉमिक साइज शुड बी लेस देन 50%, 15% जो बात हुआ था ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में ये बात करेंगे, होमियो-रॉदरी रूल जो पढ़ाए थे लेक्चर में उसको फिर से क्या कर लेना, देख लेना। क्योंकि सॉल्युबिलिटी का क्या भाव कि एक रूल है जो ये आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव से बनते रहता है। दूसरी तरफ फेज सिस्टम बताते 3 मेनली 4 होता है। एक आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस में क्या था कि मेटल जो है वो सॉलिड में भी सॉल्युबल रहेगा और लिक्विड में सॉल्युबल रहता है। ऑब्जेक्टिव में बनता है कि आइसोमॉर्फस सिस्टम क्या होता है, तो कंप्लीटली सॉल्युबल इन सॉलिड एंड लिक्विड। ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दूसरा बात करते हैं यूटेक्टिक सिस्टम। यूटेक्टिक सिस्टम में क्या था भाव कि देखिए कि यूटेक्टिक सिस्टम में था कि उस लिक्विड में तो सॉल्युबल होता है लेकिन कंप्लीटली इनसॉल्युबल किसमें होता है, सॉलिड होता है। एक होता है पार्शियल यूटेक्टिक। पार्शियल यूटेक्टिक क्या लिक्विड में सॉल्युबल है लेकिन सॉलिड में पार्शियली क्या होता है, वो सॉल्युबल होता है। तो यूटेक्टिक में 2 होता है, एक यूटेक्टिक सिस्टम और एक रहता है पार्शियल यूटेक्टिक सिस्टम। तो ये सब बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना बाबू जरूर। समझ में आ रहा बाबू, इतना समझ में आ रहा, इतना। बाकी अब क्या क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्या करते लगा लेते हैं कि कौन कौन सा हमें पढ़ना चाहिए सर। इतना जो अभी हम बात किया आयरन कार्बन डायग्राम, टाइप्स ऑफ फेज सिस्टम, होमियो-रॉदरी रूल, इसको आपको शॉर्ट में याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर इतना अगर आप याद कर लेते हो तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 और यूनिट 3 में आने वाले ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन आप ऑप्शन क्या करो, रट जाओ। अगर नहीं भी पढ़ा बच्चा उसको क्या करो, ऑप्शन अब रट जाना है एकदम जो बोल रहे। मतलब ये जो PDF जो बना रहे हैं आपके लिए इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो जो बात बोलाएगी वो सबको क्या कर देना, रट जाना, शॉर्ट नोट्स की तरह। इसीलिए आप लोग बना के दे रहे हैं कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सको। चलिए अब देखिए इस बार एग्जाम में एकदम फिक्स है कि ये 2 क्वेश्चन, एक ऊपर वाला क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन,
ये दोनों में से एक इस बार एग्जाम में आने वाला है। एकदम पहले ही ऑलरेडी बोल चुके। सोचिए जब इतना हम अगर हम बोल रहे हैं क्या कि ये दो में से कोई एक आने वाला, तो दोनों को याद नहीं हो जाएगा? याद हो जाना चाहिए बाबू। तो क्या है कंपोजिशन ऑफ हाई स्पीड स्टील 18-4-1 का मतलब क्या है? तो बताए थे कि 18% क्या होता है? टंगस्टन होता है, सॉरी हाँ टंगस्टन होता है। 4% क्या होता है? क्रोमियम, और 1% क्या होता है? वेनेडियम। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एकदम याद कर जाएगा। 18% क्या है? 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% क्या होता है? वेनेडियम होता है। एकदम याद कर जाए। दूसरा क्या? 18/8 स्टेनलेस स्टील टाइप्स ऑफ स्टील बता देगा। 18/8 का मतलब क्या है? तो 18% क्या होता है? क्रोमियम होता है, 8% क्या होता है? निकेल होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो ए होगा। एकदम इसको याद कर जाना है कि 18/8 का मतलब क्या है? 18% क्रोमियम, 8% निकेल होता है। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, इसको दूसरा नाम क्या? ऑस्टेनेटिक। क्या नाम है बाबू? ऑस्टेनेटिक स्टील। बहुत ही क्रोजन रेजिस्टेंस ये स्टील माना जाता है। इसमें क्रोजन लगने का नाक के बराबर चांसेज होता है। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील बोला जाता है। नेक्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, मतलब कि इसको क्या याद हो जाएगा ना आपसे? अब बोलिए याद हो जाएगा ना? इसका ऑप्शन नंबर कौन है बाबू? इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऊपर वाला भी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो? ए इज द राइट आंसर। तो एकदम अब इसको याद कर। ये दो में से इस बार आपको कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आप एग्जाम देने जाओगे 10 तारीख को, तो आपको लगेगा हाँ सर बोले थे दोनों से एक आएगा, और आया भी। चलिए नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता है? आप ही बताइए। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट में कितना होता है? 2% से लेकर कितना होता है बाबू? 4%। 4% होता है कि नहीं होता है? तो इसको आपको क्या करना होगा? इसको भी आपको याद रखना है। कितना परसेंट? 2 से 4%। 2 से कितना परसेंट बाबू? 4% आपको याद रखना है कार्बन। चलिए नेक्स्ट, द क्रोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेनलेस स्टील ड्यू टू प्रेजेंट। स्टेनलेस स्टील जो घर में जो बर्तन यूज करते हैं, या डॉक्टर जो जितना भी मेडिकल इम्प्लांट्स यूज करते हैं, वो उसमें जंग नहीं लगता है। ऐसा क्यों? तो मेनली किसके कारण? क्रोमियम के कारण। क्या होता है? क्रोमियम मौजूद होता है। इसके कारण क्या होता है कि आपको क्रोजन नहीं लगता है। तो ये सब आपको डायरेक्ट अब क्या करना है? वो याद कर जाना है। तो मतलब किसके कारण? क्रोमियम। एलवाज ये पढ़ाए थे कि इसे एलिमेंट मिलाने से क्या क्या इफेक्ट आता है, इसके बारे में बताते हैं। आप बोले थे कि कन्वेंशनल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन हाई कार्बन स्टील। आप पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ स्टील बताए। एक पढ़ाए थे लो कार्बन स्टील, एक पढ़ाए थे मीडियम कार्बन स्टील, और एक पढ़ाए थे हाई कार्बन स्टील। इसका पूरा कंपोजिशन बताए कितना पॉइंट का। इसको एक बार कॉपी नोट्स में आपको देख लीजिएगा बढ़िया से। तो हाई कार्बन स्टील कितना? 0.6 से लेकर कितना? 1.4, क्योंकि मैक्सिमम 1.4% कार्बन होता है स्टील तक बाबू। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? सही बाबू सी होगा। आप इसको देख लेना एक बार जाके टाइप्स ऑफ स्टील में। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैविट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर। बैविट मटेरियल किसके लिए? बहुत ही फेमस क्वेश्चन माना जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन माना जाता है। किसके लिए? वो बियरिंग्स को प्रोडक्शन के लिए। बियरिंग्स इसी से बनाते थे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बाबू ये वाला बैविट मटेरियल किसके लिए? वो बियरिंग्स मटेरियल। बैविट एलवा किसका किसका होता है बाबू? तो बैविट जो एलवा होता है वो मेनली किसका होता है? ये भी याद रखना है। किसका होता है? टीन होता है, कॉपर होता है, लीड होता है, और क्या होता है? एंटीमनी। एंटीमनी मतलब एसवी। क्या बाबू? एंटीमनी। कौन कौन होता है? टीन, कॉपर, लीड, और क्या होता है? एंटीमनी। ऐसे इसको टीन और लीड एलवा भी बोला जाता है, मिली बेस्ड एलवा। लेकिन इसमें कौन कौन होता है? टीन, कॉपर, लीड, और क्या होता है बाबू? एंटीमनी होता है। इसको याद रखना। बहुत ही फेमस क्वेश्चन माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। प्योर आयरन एट रूम टेम्परेचर है फॉलो। अभी ये बताया कि क्या कि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो आयरन होता है किस कैसा होता है? अल्फा। ये आपका अल्फा डेट इज ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। इसको याद रखना है बाबू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीज को मिलाने से क्या होता है? अगर स्टील में मैग्नीज को हम ऐड कर रहे हैं तो उसको मिलाने से क्या होता है बाबू? उसको मिलाने से टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? उसका बढ़ता है। मैग्नीज को मिलाने से स्टील में उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है बाबू? मजबूत होता है। नेक्स्ट भीच फॉर्म 910 से 1403 तक कौन सा कार्बन होता है बाबू? तो अभी बता दें क्या कि गामा आयरन। कौन सा आयरन? गामा आयरन। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। इसको याद रख जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन होता है बाबू? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो है वो कौन है? जल्दी बताइए। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। सबसे शुद्ध आयरन कौन है बाबू? रॉट आयरन। क्या हो? रॉट आयरन। चलिए तो इसको याद रखना है। अब ये बोला कि बैविट मेटल किसका होता है बाबू? तो सिंपली क्या करना है? टीन, कॉपर, लीड, और क्या बाबू? लीड, और क्या वो? एंटीमनी। किसका? एंटीमनी। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। इसको तुम याद रखना। बैविट वाला तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि चाहे तो इसका एलवा खुद देगा या किस लिए? तो बियरिंग्स के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए? बी फॉर बैविट और बी फॉर बियरिंग्स। दम याद रखना बाबू, दम कंठस्थ याद रखना।
क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा चांसेज है कि ये आ जाए, इस एग्जाम में ये आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट है बाबू क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनल मेटल इज एन एलोआ। मोनल मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनल मेटल इज एन एलोआ ऑफ, किसका एलोआ बाबू, तो निकल और कॉपर का। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना, एक क्या होता है ब्रास, क्या होता है बाबू, ब्रास, जिसको तुम लोग क्या कहते हो, पीतल कहते हो। तो पीतल जो किसका किसका एलोआ होता है, कॉपर प्लस जिंक, एकदम याद रखो, एकदम कंठस्थ याद रखो इस सेमेस्टर में। दूसरा क्या होता है ब्रॉन्ज, क्या होता है बाबू, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या होता है जल्दी बताओ, ब्रॉन्ज जो होता है वो कांसा, क्या होता है बाबू, कांसा, तो वो क्या होता है कॉपर प्लस क्या होता है बाबू, टीन होता है। अभी कंफ्यूजन होगा तो कैसे, तो ब्रास में एस है, एस है तो ये एस नहीं लिखना, मतलब कॉपर तो दोनों में है, कंफ्यूजन जिंक और टीन में होता है। तो ब्रास में क्या एस है तो ये टीन इसमें नहीं हो, क्या होगा जिंक हो। ब्रॉन्ज में देखिए, ब्रॉन्ज में क्या जेड है तो जेड इसमें नहीं हो, क्या होगा जिंक इसमें नहीं है, मतलब इसमें क्या है टीन है, तो इसको अपोजिट समझना, बाकी याद रखना। दूसरा होता है एक और एलो याद रखो, गन मेटल। गन मेटल जो गन बनाने के लिए यूज करते हैं वो बहुत सारा एलोआ का होता है, किसका होता है, तो दोनों को मिलाकर कॉपर प्लस टीन प्लस क्या होता है वो जिंक, दोनों तीनों मिलाकर होता है। तो यहाँ पे याद रखो कि मोनल मेटल किसका एलोआ है, मोनल मेटल इज एन एलोआ ऑफ निकल एंड कॉपर, ब्रास इज एन एलोआ ऑफ कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज इज एन एलोआ ऑफ कॉपर टीन, गन मेटल कॉपर जिंक और क्या टीन। ये देखना 1 2 3 जो 4 को जो एलोआ का नाम भी है ना, ये चारों में से एग्जाम में आपको एगो जरूर आएगा। तो सोचिए कैसे कैसे क्वेश्चन जब बोल रहे हैं मतलब उसको याद रखना है, तो ये चारों में से कोई एक जरूर इस बार आपके एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट है कि डैश 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 हैज लिस्ट कोएफिशिएंट एक्सपेंस, सबसे कम एक्सपेंस एकदम घोटे जाओ इन्भार, क्या होता है इन्भार, इसका कोएफिशिएंट एक्सप्रेशन क्या होता है ना के बराबर, लगभग 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूंज मेटल कंटेन्स, मूंज मेटल कंटेन्स कॉपर जिंक, मतलब एक तरीके से मूंज मेटल जो है वो टाइप्स ऑफ ब्रास है, टाइप्स ऑफ ब्रास पढ़ा है तो उसमें तो मिलने इसमें क्या होता है 60% क्या होता है कॉपर और 40% क्या होता है जिंक, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कॉपर कितना होता है बाबू 60% और जिंक जो होता है वो कितना होता है 40% होता है, इसको एकदम याद रखना है बाबू। नेक्स्ट एडिशन ऑफ सल्फर, स्टेनलेस और सल्फर में से क्या होता है, तो सिंपल अर्थ है मशीनिबिलिटी प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। मशीनिबिलिटी क्या होता है, किसी मटेरियल्स को आप प्रोडक्ट मशीनिंग के थ्रू कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि टूट जाए, उस जो कटिंग टूल से उसका फोर्स को रजिस्ट कर सके तो मशीनिबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाता है। तो मतलब क्या है कि स्टेनलेस और स्टील में सल्फर को मिलाने से मशीनिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होता है बाबू इंक्रीज होता है, इस बात को एकदम याद रखना है। व्हाइट मेटल इज एन एलोआ ऑफ, व्हाइट मेटल इज एन एलोआ ऑफ, किसका एलोआ होता है व्हाइट मेटल, तो सिंपली कॉपर टीन और क्या होता है एंटीमनी का होता है। एक मिनट, व्हाइट मेटल इज एन एलोआ ऑफ, एक मिनट, हाँ व्हाइट में एलोआ कॉपर टीन एंड एंटीमनी, इसको याद रखना है, एकदम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। नेक्स्ट ब्रास, अभी बात की किसका, कॉपर जिंक, ऑप्शन नंबर ए। तो आपसे ब्रॉन्ज भी पूछ सकता है, तो ब्रॉन्ज पूछ रहा था कॉपर टीन हो जाएगा। गन मेटल पूछ रहा था कॉपर टीन प्लस क्या होगा बाबू आपका जिंक होगा। ये सब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इतना ही याद रखिए, मतलब क्या है कि यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में अच्छा एक चीज़ और पढ़ लेना, एक चीज़ और आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्या कि थोड़ा सा क्या करना आपको बाबू, फोकस क्या करना, थोड़ा सा और देख लो कि ये जो फ्लो सीट ऑफ आयरन प्रोडक्शन का जो था, फ्लो सीट ऑफ आयरन जिसमें आयरन और तो आयरन कितना हेमेटाइट मैग्नेटाइट ये सब केमिकल फॉर्मूला याद रखना बाबू। उसका जो नॉन फेरस में जो एलवाज है, एल्युमिनियम का एलवाज है, कॉपर का है, निकेल लीड ये सब है। तो ये सब एल्युमिनियम में क्या होता है, एक वाई एलवा पढ़ाए थे बाबू, एक वाई एलवा गामा एलवा पढ़ाए थे, उसके कहाँ से ये सब प्रोडक्शन ये सब ओर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना आप लोग, ये मान के चलते कि आप पढ़ लोगे, समझ में आ रहा है बाबू। तो थोड़ा सा इसको देख लेना, बाकी इतना से ज़्यादा कुछ ज़्यादा है नहीं, इतना फोकस करिए, इसी से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यूनिट नंबर 5 को हम देख लेंगे आगे, उसके बाद यूनिट नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे कर लेंगे। सो तब तक के लिए बाबू बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से क्या करिए रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, फोकस रहिए बाबू एग्जाम पे। आप जो मेहनत किए हैं आप उसी पे खड़ा रहिए, आप सोचिए कि हम बहुत अच्छे से काम किए, मेहनत किए, पढ़ाई किए, तो एग्जाम जरूर अच्छा से अच्छा जाएगा। बाकी थोड़ा सा आपकी कमी कुछ रह गया तो जो वीडियो बना रहे हैं उसको फॉलो करते हुए आप अच्छा कर सकते हो बाबू। सो तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए।